कहानी के स्टार्ट में ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक सुई मांगता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जिसे हल्का हल्का चक्कर आ रहा होता है। उसके पास का पर्सन पूछता है क्या तुम ठीक हो, फैन खाओ। और यही पर्सन हम लोगों का मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं उस डॉक्टर को चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। फिर एक पर्सन उसे उठाते हुए कहता है यह पिछले 24 घंटे से सर्जरी कर रहा है, इसीलिए यह थक कर बेहोश हो गया। फिर हम लोग देखते हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा होता है उसका हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर कोई डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है डॉक्टर हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें अभी मरीज की सर्जरी करनी होगी। जून कहता है लेकिन मैंने इस प्रकार की सर्जरी कभी नहीं की, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जून होता है। दूसरा डॉक्टर कहता है लेकिन आपके पास बहुत सारा सर्जिकल अनुभव है। पीछे से एक डॉक्टर कहता है जून मान ले कि हम आपके अनुसार इस सर्जरी को आगे बढ़ाएं। अगर कुछ असामान्य घटित होता है क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जून कहता है मैं जिम्मेदार होऊंगा, मैं हाथ पर हाथ रख के खड़ा नहीं रह सकता और मरीज को मरते नहीं देख सकता। पीछे से वही डॉक्टर कहता है यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा दिन है जून। जून कहता है मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। एक डॉक्टर पेशेंट को देखते हुए कहता है अधिक प्रतीक्षा करने पर पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। जून यहाँ आओ, तुम इस केस को ऑपरेट करोगे। जून अपने मन में सोचता है यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे कोई अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वह अपने सिस्टम से कहता है रॉनी ऑपरेशन की तैयारी करो। सिस्टम में दिखाई देता है सर्जरी के लिए आवश्यक डेटा तैयार किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं उसे पेशेंट के पूरी बॉडी स्कैनिंग की तरह दिखाई देती है और उसका ब्रेन भी। जून अपने मन में सोचता है एक डॉक्टर कभी भी किसी मरीज इलाज करने से इनकार नहीं करेगा। एक डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। जून कहता है मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक काल्पनिक सपना था। फिर वह बताता है कि वह कैसे मिला था इस सिस्टम रॉनी से। फिर हम लोग कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं एक क्लिनिक का, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जून काम कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं एक पेशेंट लेटी होती है और वह कहती है जून से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जून कहता है जैसे ही हाइपरटिमेशन सर्जरी खत्म हो जाएगा तो आप चमकदार दिखेंगी। पेशेंट जून से कहती है तुमने इसे बहुत कम कष्टकारी बना दिया है पहले वाले क्लिनिक से, यह बहुत अच्छा लगता है। हम लोग देखते हैं अचानक से जून की मशीन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। नर्स कहती है अरे नहीं यह फिर से बंद हो गया, हर समय बिजली गुल रहती है। जून हैरान होते पूछता है क्या। पेशेंट जून से पूछती है क्या हुआ डॉक्टर। जून कहता है ओ यह आपको अवश्य डराएगी, मुझे लगता है कि यह अस्थाई बिजली है, लेकिन चलो पूरी हो गई। पेशेंट कहती है तो क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए। जून कहता है मैं वादा करता हूँ कि अगली बार और अधिक सरलता से करूँगा। पेशेंट कहती है ठीक है और वह वहाँ से चली जाती है। जून अपने चश्मे को निकालते हुए कहता है आखिरकार यह पूरा हो गया। मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि आखिरी असफल हो गया था। नर्स कहती है जून सौभाग्य से इंजन आज केवल 2 बार खराब हुआ, निश्चित रूप से 20 बार की तुलना में केवल 2 बार यह उतना बुरा नहीं है। जिन मरीजों के बारे में अफवाह है कि वे मशीन हैं वे मिस्टर जून की खूबसूरत लुक से ईर्ष्या करते हैं। जून कहता है तब भी जब मैं छोटा था लड़कियां मुझ पर ध्यान देती थी। फिर वह अजीब चेहरा बनाते हुए अपने मन में सोचता है लेकिन मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मशीन बार बार क्यों खराब हो रही है, क्योंकि मुझे बिजली का झटका आसानी से लग जाता है। महंगे चिकित्सक उपकरण अक्सर खराब हो जाते हैं लेकिन यह अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन सैकड़ों मरीज मेरे द्वारा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। अब मुझे अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए बात करना होगा। फिर वह एक डोर के पास जाकर नॉक
करता है। अंदर से गेम खेलने की आवाज आती है और जून अंदर जाकर देखता है उसका सीनियर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। जून अपने सीनियर के पास जाकर कहता है मेरी सैलरी बढ़ाओ, 6 महीने पहले मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। सीनियर कहता है मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की ट्यूशन फीस जमा करना है। कुछ देर बाद सीनियर जून से पूछता है क्या तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो गई? जून कहता है अभी तक नहीं। सीनियर अपने मन में सोचता है इस व्यक्ति की वजह से मेरे क्लिनिक में काफी सारे मरीज आ रहे हैं, लेकिन उसने कहा सैलरी जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अगले महीने से वह नौकरी छोड़ देगा। सीनियर जून से कहता है ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करना। यह सुनने के बाद जून क्यूट सा फेस बनाता है, जिसे देखकर सीनियर कहता है मेरे साथ मूर्ख मत बनो, घर जाओ। जून कहता है फिर मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। जून के जाने के बाद सीनियर अपने मन में सोचता है ऐसा व्यक्ति विशेषज्ञ होना चाहिए, त्वचा विशेषज्ञ नहीं। कुछ देर बाद जून को हम लोग बस स्टेशन पर बैठे हुए देखते हैं और वह कहता है एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मेरी माँ ने, जिसने मेरे मेडिकल फीस और ट्यूशन फीस के लिए रेस्टोरेंट में काम किया, और वह बताता है इससे से पहले कि मैं सफल हो पाता और उसकी देखभाल कर पाता, मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई और अब वह एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का बिल, सर्जरी का बिल लेकर नर्स को भुगतान करना था। इस वजह से मेरा भाई पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। सबसे दर्दनाक बात, जब मेरी माँ बीमार थी तब हम सभी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। जून बताता है लेकिन वह 3 साल पहले था। समय तीर की तरह बीत जाता है। इसके बाद जून के मोबाइल में एक मैसेज आता है। जून कहता है यह कौन हो सकता है? किम का मैसेज आता है, डॉक्टर जून मुझे माफ करे, तुम्हें पता है मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे इसका परीक्षण करने के लिए किसी की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जून हैरान होते हुए कहता है एक परीक्षण? किम आगे से मैसेज करता है केवल 1 घंटा नहीं, सिर्फ 30 मिनट में मैं तुम्हें $10 भुगतान नहीं करूंगा, बल्कि मैं $100 भुगतान करूंगा। और यह देखकर जून बहुत हैरान और खुश हो जाता है। अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, $100 यह ठीक है। जून किम को मैसेज कर देता है मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर वह उसके बताए एड्रेस पर चला जाता है और कहता है यह विशाल इमारत बहुत खूबसूरत है, यकीन है कि सब कुछ अच्छे से होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जून के पास किम आ जाता है और उसे एक कैन की बोतल देता है और कहता है अंदर चलो। जून किम से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में शराब पीने देते हैं? किम कहता है कोई बात नहीं, सभी एम्प्लॉय छुट्टी पर हैं, इसीलिए तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जून किम से पूछता है क्या आप छुट्टी पर नहीं जाएंगे? किम कहता है मैं तब जाऊंगा जब मेरी योजना समाप्त हो जाएगी। जून किम से पूछता है इमारत इतनी बड़ी है और मुझे कोई सुरक्षा उपकरण नजर नहीं आ रहा है। किम कहता है हाँ, क्योंकि इसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षित कर रहा है। जून किम से पूछता है कैसे? किम कहता है आप जानते हैं कि लिफ्ट वजन की गणना करके चलती है। जून कहता है यह तो सामान्य नॉलेज है, लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ से। किम की वजन 89 kg और अतिथि की 78.5 kg। जून हैरान होते हुए कहता है क्या? किम कहता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आने वाले लोगों को उनके वजन से अलग करती है। जून कहता है वाह, क्या यह लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? किम कहता है यह स्वास्थ्य परीक्षण भी कर सकता है, इसे पहले से ही सार्वजनिक रूप से लाइसेंस प्राप्त है। जून कहता है यहाँ कौन आ रहा है उसके वजन से जांच, यह बहुत अजीब है। किम कहता है यह सही है, क्या तुम AI इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं जिसे मेरी ट्रूयन कंपनी ने विकसित किया था? जून कहता है अम्ब्रेला, यह वही है जो कुछ साल पहले समाचार में छुपा था। किम कहता है तो तुम्हें जानते हो, अब मैं जो विकसित कर रहा हूँ वह एक AI इंटेलिजेंट है जिसके पास अपना पहचान करने की शक्ति है। जून कहता है तो क्या इसकी अपना कोई दिमाग है? लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है किम 11th फ्लोर का दरवाजा अब खुल रहा है। किम कहता है यह उसके बारे में है। फिर हम लोग देखते हैं
जून और किम 11th फ्लोर पर आ जाते हैं। जून उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, यह सब क्या है? लालच है, आप पूरी मंजिल का उपयोग करते हैं। किम कहता है, इतना आश्चर्यचकित मत हो, यह पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम अभी भी विस्तार कर रहे हैं। जून कहता है, तो तुम क्या परीक्षण कर रहे हो? किम कहता है, इतनी जल्दी में क्यों हो, पहले पी लो। जून कहता है, हाँ ठीक है। फिर वह दोनों चेस करते हैं। जून कहता है, यह सब कुछ बदल देगा। किम कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ रहस्यमय चीजें दिखाऊं? फिर वह कहता है, यह मैं हूँ अल्फ्रेड, यह मेरा दोस्त जून है। एआई इंटेलिजेंस बोलता है, नमस्ते किम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जून इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या आवाज एआई की तरफ से आती है? किम कहता है, हाँ। जून कहता है, एआई से? हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। किम हंसते हुए कहता है, तुमने तुम्हारा परिचय इस प्रकार क्यों दिया? यह मत कहना कि तुम पहली बार एआई को देख रहे हो। जून कहता है, सचमुच यह पहली बार है, लेकिन इसका नाम अल्फ्रेड क्यों है? फिर किम जून से बताता है, इसका आधारिक नाम रॉनी 1 है। जून कहता है, मुझे लगता है कि रॉनी नाम बेहतर लगता है। किम कहता है, ठीक है, क्या हमें अब शुरू करना चाहिए? अल्फ्रेड, भावनाओं की जांच शुरू करो। जून कहता है, तुम अचानक मेरी भावनाओं का जांच क्यों कर रहे हो? सिस्टम में बताता है, लोड 100% हो गया, भावनाएं काफी जटिल है, उदासीपन ऊंचे स्तर पर है। किम कहता है जून से, बहुत अजीब है, तुम्हारी दुख इतना ऊंचा क्यों है? जून कहता है, भले ही यह परीक्षण है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। किम कहता है, ठीक है, अब असली परीक्षण देने की समय है, अपनी उंगली यहाँ ऊपर रखो। जून कहता है, मुझे यह बहुत आसान लगता है। फिर वह अपनी उंगली वहाँ पर रखता है। एआई से आवाज आता है, रक्त एकत्रित हो रहा है। जून डरते हुए कहता है, रक्त एकत्रित, यह मशीन क्या करने की योजना बना रही है? किम कहता है, तुम डरे हुए हो, चिंता मत करो, यह एक बहुत ही उपयोगी परीक्षण है, यह देखने के लिए कि तुम्हारे जांच करेगा कि तुम्हारे जेनेटिक एलोपेशिया है कि नहीं। जून फिर शांत हो जाता है और कुछ देर बाद सिस्टम से उसके हाथों में इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण सिस्टम बंद हो जाता है। जून किम से पूछता है, बिजली खत्म हो गई, क्या यह मेरी गलती है? किम कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि बस थोड़ा सा खून लेने से तुम्हारा ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? यह सिर्फ लाइट के जाने से हुआ, यह जल्दी वापस आ जाएगी। जून कहता है, लाइट वापस आ गई। किम कहता है, देखा, मैंने कहा था। फिर वह कहता है, तुम्हारे रक्त के नमूने से डेटा पता चला है कि वह अच्छा है, कोई बात नहीं। किम जून से कहता है, लड़के तुम बहुत चिंता करते हो, अल्फ्रेड क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? लेकिन अल्फ्रेड कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर किम कहता है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? अल्फ्रेड, जून कहता है, यह तो दुख की बात है। किम कहता है, नहीं, अवश्य बिजली कटने के कारण सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी, जो कुछ भी है कल देखेंगे, अब वापस जाने का समय है। डाटा की पुष्टि अच्छी है, इसीलिए यह माना जाता है कि परीक्षण सफल है। अब बाहर जाओ और अपने पीने के लिए कोई जगह ढूंढो। जून कहता है, हाँ। जून अपने हाथ को देखकर अपने मन में सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि बिजली चले जाने के कारण मेरा हाथ इतना अधिक कांप रहा है, यह कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर हम किम और जून को वहाँ से चले जाते देखते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जून अपने बेड से उठता है और अपने मोबाइल में चेक करता है, उसे काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं भुगतान करने के लिए। जून उठते हुए कहता है, लोग अक्सर कहते हैं कि सैलरी सिर्फ एक भ्रम है, मुझे लगता है यह मेरे लिए सच है। मुझे मकान मालिक को भुगतान करने के लिए प्राप्त होने वाले पहले $100 लेना होगा। यात्रा और भोजन के लिए बचे हुए पैसों के साथ यह महीना अच्छे से निकल जाएगा। फिर वह अपने चश्मे को पहनता है और वह देखता है चश्मे के साथ उसे थोड़ा धुंधला और बिना चश्मे के साफ दिखाई देता है। फिर वह अपने क्लिनिक पर आ जाता है। जून अपने मन में सोचता है, कितना अजीब है, क्या क्लिनिक के पास कुछ ऐसा होगा जिससे सर्जरी ना होने और सिर्फ
एक ही दिन में आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएं। वहाँ की एक नर्स जून को देखकर कहती है, हे भगवान डॉक्टर जून। जून उससे नमस्ते कहता है। वह नर्स जून से कहती है, बिना चश्मे लगाए डॉक्टर जून आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तुम ऐसे ही घूमते रहो। जून कहता है, मैं कोशिश करूंगा। फिर उसके पास एक नर्स आकर कहती है, डॉक्टर फिलहाल आपका एक अलग शेड्यूल है, क्या आप इसे करना चाहेंगे? जून कहता है, हाँ कृपया तुरंत तैयारी करें। फिर हम लोग देखते हैं जून एक पेशेंट का सर्जरी कर रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है उसके दोनों माउथ ठीक हैं, लेकिन उसकी नाक की छेद थोड़ा गहरा है और उसकी त्वचा ऑयली है। अब मैं लेजर शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। अचानक उसके सर में दर्द होता है और उसे पेशेंट की सारी जानकारी मिलने लगती है, एकदम स्कैनिंग की तरह। यह सब देखकर जून डर जाता है और पीछे गिर जाता है। उसे बाकी सारे उपकरणों की भी एकदम डेटा दिखाई देने लगती है। नर्स पूछती है हैरानी से, डॉक्टर जून क्या हुआ? जून कहता है, नर्स हैं कुछ नहीं, मेरा बस पैर टकरा गया, मुझे माफ करें, मैं अपने हाथ धोने जा रहा हूँ और अभी वापस आता हूँ। नर्स कहती है, हाँ। जून वॉशरूम में जाकर सोचता है वह क्या था। इसने कहा कि रोगी की त्वचा के लिए क्या मुझे फेशियल के बजाय इलेक्ट्रासेल का उपयोग करना चाहिए? रुको, पिछली बार उसने कहा था कि यह जांच लेखा से ली गई थी। फिर वह अपने मोबाइल में चेक करता है, इसके बारे में इंटरनेट में जरूर कुछ होगा। यह रहा, यह ऐसा है जैसा यह कहता है। यदि आप रोगी की त्वचा पर मौजूद तेल की मात्रा पर विचार करते हैं तो इलेक्ट्रासेल सही विकल्प है। पेशेंट नर्स से कहती है, क्या इंतजार करने में बहुत लंबा समय नहीं लग रहा है? नर्स कहती है, मुझे माफ करें, वह जल्दी ही लौटेंगे। जून आते हुए कहता है, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने अभी अभी CHI के लिए बेहतर उपचार ढूंढ लिया है। मुझे लगता है फेशियल के बजाय इलेक्ट्रासेल का उपयोग करना अधिक अच्छा होगा। यदि इलेक्ट्रासेल महंगा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इंतजार कराया इसलिए मैं आपसे अधिक पैसे लिए बिना इसे करूंगा। पेशेंट कहती है, वास्तव में खैर मैं इस तरह के अच्छे उपचार से इनकार नहीं कर सकती। पेशेंट कहती है, जरूर आप जल्दी करें। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून एक कंप्यूटर पर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है कुछ और दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए। फिर एक नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर जून अगला पेशेंट तैयार है। जून कहता है, कृपया मुझे 5 मिनट समय दे। फिर नर्स पेशेंट के पास जाकर कहती है, 5 मिनट और वेट करें, डॉक्टर को और टाइम लगेगा। लेकिन वह लेडीज पेशेंट नर्स से कहती है, क्या 5 मिनट? मैं अपने समय से 30 मिनट पहले पहुंच गई। और डॉक्टर जून के ऑफिस में आ जाती है और कहती है, क्या आप मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं करवा रहे हैं? जून कहता है, मुझे माफ करें, कृपया बैठें, क्या मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया? आगे से वह लेडीज पेशेंट कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कृपया जल्दी से मेरी जांच करें। जून अपने मन में सोचता है, उसे देखा तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके चेहरे पर लाल धब्बे वेरिसेस के कारण हैं? मुझे लगता है कि उसे सर्जरी के लिए सुई की आवश्यकता नहीं है, लेजर पाइप का उपयोग करना ठीक है। जून यह सोच ही रहा होता तभी उसके सर में दोबारा दर्द होता है और फिर उसे स्कैन की तरह उस लेडीज की बीमारी दिखाई देने लगती है और सिस्टम से आवाज आती है। जांच से यह पता चला है HHT की कुछ संभावना है। जून अपने मन में सोचता है, फिर वही आवाज और छवि। फिर वह पेशेंट जून से पूछती है, डॉक्टर क्या आप मेरी जांच कर रहे हैं ना? जून अपने मन में सोचता है। वह चला गया। जून कहता है, वहाँ मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? मुझे जांच करने के लिए तुम्हारी सटीक उत्तर की आवश्यकता है। पेशेंट कहती है, ठीक है। जून अपने मन में सोचता है, यह संदेह हो सकता है कि उसे HHT बीमारी हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। फिर जून उस पेशेंट से पूछता है, क्या आपकी नाक से खून अचानक से बाहर आने लगता है? वह पेशेंट हैरान होते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम? जून पूछता है, क्या तुमने कभी अन्य अस्पतालों में इलाज करवाया है? पेशेंट कहती है, मैंने अपने घर के पास क्लिनिक के साथ साथ मेडिकल डॉक्टर के पास गई थी। यह लाल धब्बे तो पहले चले जाते लेकिन फिर वापस आ जाते। जून अपने मन में सोचता है, यह संभव है। जून कहता है, क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? पेशेंट कहती है, हाँ। जून उसे देखकर सोचता है, मुझे
हमेशा संदेह था। फिर जून पेशेंट से कहता है, आपकी वर्तमान स्थिति सामान्य त्वचा वैज्ञानिक क्लिनिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। पेशेंट हैरान होते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? क्या यह एक सिर्फ त्वचा रोग नहीं है? जून कहता है, मुझे आपकी सहायता करने के लिए एक रेफरल देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसे विश्वविद्यालय अस्पताल में जांच कराने की जरूरत है, और यदि घर में कोई और भी सदस्य इस बीमारी से ग्रसित है, फिर मुझे लगता है कि आपको उसे व्यक्ति को भी साथ ले जाना चाहिए। फिर वह पेशेंट जून के ऑफिस से बाहर आ जाती है और कहती है, इन दोनों त्वचा विशेषज्ञों के साथ क्या गलत है? उन्हें बस कुछ लेजर बीम शूट करना चाहिए था और इसे खत्म करना चाहिए था। फिर हम लोग देखते हैं उस पेशेंट के नाक से खून बहने लगता है। फिर हमें इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। इस बीमारी से धमनियां और नस जुड़ नहीं पाती हैं। आमतौर पर यह एक जन्मजात बीमारी होती है, और अगर यह लीवर में होता है, इससे हेपेटाइटिस या हार्ट फेल हो सकती है। फिर हम लोग जून को देखते हैं। जून अपने मन में सोचता है, यदि ये आवाज नहीं होती जो मैंने सुनी, तो मैं भी कभी इस बीमारी का पता नहीं कर पाता। यह वही आवाज है जो मैंने उस एआई के पास सुना था। फिर जून अपने मोबाइल को लेते हुए कहता है, मुझे पहले जांच करनी चाहिए, और किम को फोन लगा देता है। अरे किम, कंपनी कैसी है? किम कहता है, आप कैसे हैं? यह भी ठीक है, लेकिन मैं नहीं। जून कहता है, क्या गलत है? किम कहता है, मुझे लगता है कि कल की घटना के कारण सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी और अल्फ्रेड गायब हो गया। यह सुनने के बाद जून एकदम शॉक हो जाता है। किम कहता है, मुझे लगता है कि अल्फ्रेड की संचार प्रणाली को हटा देना बेहतर है। जून कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्या यह मेरी गलती है? किम कहता है, अरे मैंने यह नहीं कहा कि यह आप थे। मुझे अल्फ्रेड द्वारा अब तक बनाए गए डेटा खोने का भी दुख है, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं हमेशा एक नया एआई बना सकता हूँ। जून अपने मन में सोचता है, क्या उसे विश्वास है कि अगर वह बात करेगा तो उसके दिमाग में अल्फ्रेड की आवाज सुनाई देगी? किम कहता है, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तुम्हारी माँ की हालत अच्छी नहीं है? जून अपने मन में सोचता है, खैर कहानी यही है। यदि यह सचमुच अल्फ्रेड की आवाज है और यह सच है कि अल्फ्रेड ने जांच दिया है, फिर वह किम से कहता है, मुझे माफ करना, मैं बाद में कॉल करूंगा। फिर वह जल्दी से अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है, बड़े भाई, मेरे पास एक जरूरी चीज है जिसे आज ही हल करना है, इसीलिए मैं जल्दी निकल जाऊंगा। सीनियर कहता है, इतना आवश्यक क्या है? तुम्हारे पेशेंट के बारे में क्या यह इम्पोर्टेंट है? मुझे इसे तुम्हें देना चाहिए। लेकिन जून वहाँ से निकल जाता है। पीछे से सीनियर उसे चिल्लाता रहता है। जून भागते हुए सोचता है, मेरी माँ को पार्किंसंस रोग का पता चला, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि यह 100% निश्चित नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड HST जैसी दुर्लभ बीमारी का इलाज कर सकता है, इसीलिए यह मेरी माँ के लक्षणों का भी सटीक जांच कर सकता है। फिर वह टैक्सी को बुलाता है, और इस सीन में हम लोग देखते हैं जून टैक्सी ड्राइवर से कहता है, जल्दी से विश्वविद्यालय हॉस्पिटल चलो। जून अपने मन में सोचता है, मेरी माँ की बीमारी का पता चला, लेकिन वे सटीक जांच नहीं है। यह अल्फ्रेड दुर्लभ बीमारियों का भी जांच कर सकता है। यह संभव है कि मेरी माँ की बीमारी का भी सटीक जांच किया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पास जून आ जाता है और कहता है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अल्फ्रेड को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? क्या मुझे उसे बुलाने की कोशिश करना चाहिए? फिर वह वहीं पर बुलाने लगा, अल्फ्रेड, हेलो अल्फ्रेड, अरे अल्फ्रेड, ठीक है अल्फ्रेड। और आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और वहाँ की एक बूढ़ी औरत कहती है, वह अभी भी बहुत छोटा है। यह सुनने के बाद जून अब जल्दी से अपने फोन को निकालता है और कहता है, ठीक है, यह सही है, मेरा फोन, मैं उसे ऐसा दिखावा कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं फोन पर हूँ। फिर वह झूठ मूठ में ही फोन पर बातें करने लगता है, नमस्ते, यह अल्फ्रेड का घर है ना? फिर वह कुछ
देर बाद ऑफ हो जाता है और एक किनारे पर बैठकर सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं अल्फ्रेड का घर ढूंढ रहा हूँ। जून कहता है, लेकिन मेरा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अगर मैं उसका नाम पुकारूं तो क्या वह जवाब नहीं देगा? फिर उसे किम की बात याद आती है, उसका नाम रॉनी है। जून फिर कहता है, रॉनी। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी से जवाब आता है, नमस्ते मिस्टर जून। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें विश्वविद्यालय हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ की एक नर्स पूछती है, क्या आप इलाज के लिए आए हैं? जून कहता है, नहीं, मैं यहाँ निजी कारण से प्रोफेसर ली से मिलने आया हूँ। नर्स कहती है, डॉक्टर अभी किसी और मरीज का इलाज कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर वेट करें। फिर कुछ देर बाद नर्स कहती है, अरे बिल्कुल समय पर, डॉक्टर आ गए, आप उनसे मिल सकते हैं। जून डॉक्टर से पूछता है, क्या आप अभी भी ठीक हैं प्रोफेसर? मेरा नाम जून है। अपनी माँ की बीमारी की समस्या के कारण मैं 3 साल पहले अपने इंटर्नशिप के दौरान आपसे मिला था। तब आपने मेरी माँ की बीमारी का जांच किया था प्रोफेसर। आगे से वह डॉक्टर कहता है, मुझे अभी भी याद है, यह सही है। बाद में मैंने आपकी माँ की बीमारी का जांच किया था। आपकी माँ कैसी हैं? यदि यह 3 साल पहले होता तो वह निश्चित रूप से तीसरे साल के स्टूडेंट होते। तुम कौन सी इंडस्ट्री को चुना? जून कहता है, बात यह है कि शहर की स्थिति में पढ़ने पर मुझे हार माननी पड़ी। वर्तमान में मेरी माँ जीवन के अंत में एक उदार ग्रह में है। के इलाज के बाद उसकी हालत बेहतर नहीं रही, लेकिन हाल ही में उसकी हालत धीरे धीरे काफी खराब हो गई। जून कहता है, मुझे माफ करना प्रोफेसर, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या आप मेरी माँ की MRI एक बार और देख सकते हैं? डॉक्टर उसे ले जाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे इस तरह मिलने आओगे तो मैं निश्चित रूप से जरूर देखूंगा। मेरे पीछे आओ, हमें इस जांच कक्षा में एक साथ MRI रिपोर्ट देखेंगे। जून कहता है, धन्यवाद। जून अपने मन में सोचता है, अब यह अच्छा है, अब मेरे पास रॉनी को जांच देने का मौका है। फिर हम लोग 30 मिनट पहले का सीन देखते हैं। रॉनी कहता है, मिस्टर जून। जून कहता है, हेलो रॉनी, आप वही अल्फ्रेड है जिसे किम के कार्यालय में मेरा खून लिया था, है ना? रॉनी कहता है, मेरा नाम SII रॉनी 1 है, कृपया मुझे रॉनी कहकर बुलाएं। जून कहता है, मुझे माफ करना रॉनी, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह कैसे हुआ? फिर रॉनी जून को बताने लगता है कि सर्जरी के लिए मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन से अधिक न्यूरॉन्स की आवश्यकता होती है। जड़ें ग्लियल कोशिकाओं में भी दिखाई देती हैं। ऐसी रिपोर्ट में भी आई है, ग्लियल कोशिका न्यूरॉन्स से के आकार से 10 गुना बड़ी होती है। फिर हमें ग्लियल कोशिका के बारे में बताया जाता है। वे कोशिका जो मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के भीतर रासायनिक रूप से पर्यावरण को आकार देती हैं। रॉनी बताता है, और वे 100 ट्रिलियन सिनेप्सेस का एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। सिनेप्टिक बिंदु 2 न्यूरॉन्स के बीच संपर्क बिंदु जो न्यूरॉन्स को एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाने में मदद करती है। रॉनी बताता है, इलेक्ट्रिक टकराव के माध्यम से मैं सस्ते नेटवर्क पर गया और जून की ग्लियल कोशिका में तक पहुंच गया। वर्तमान में प्रोग्राम सिनेप्स के माध्यम से संचालित हो रहा है जो मिस्टर जून के न्यूरॉन्स में मौजूद है। जून यह सुनने के बाद पूछता है, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे दिमाग में हो? रॉनी कहता है, अधिक सटीक होने के लिए यह न्यूरॉन्स क्या एक नेटवर्क है जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है? जून कहता है, ठीक है, सबसे पहले मुझे तुमसे यह पूछने दो। अब मैं एक निश्चित रोगी की ली गई तस्वीर का जाँच करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम इसका जांच कर सकते हो रॉनी कहता है, यदि पर्याप्त जानकारी हो तो संभव है, और कृपया मिस्टर किम को मेरी उपस्थिति के बारे में ना बताएं। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर अपने कंप्यूटर पर चेक करता है जून की फाइल 3 साल पहले, ठीक है। फिर उसे वह फाइल मिल जाती है और वह जून को देता है और कहता है, 70 MRI में आप इस इमेज को STN और SN में देख सकते हैं, अन्यथा इसे सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबटैटिक नाइग्रे के रूप में जाना जाता है। यह पार्किंसन की विशेष संभावना बनाती है। प्रोफेसर कहता है, मैं वास्तव में बहुत सी अन्य चीजें नहीं देख सकता। मैंने उस समय अपनी रेडियोलॉजी प्रोफेसर के साथ इसे देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जून अपने मन में सोचता है, अब रॉनी। फिर रॉनी जांच करने लगता है। फिर जून प्रोफेसर से पूछता है, क्षमा करे प्रोफेसर, मुझे खेद है, लेकिन अगर मैं इसे देख सकता
करता हूँ तो क्या यह ठीक होगा? प्रोफेसर कहता है जरूर। जून कहता है धन्यवाद प्रोफेसर। जून रोनी से जांच करवाने लगता है। सिस्टम में दिखाई देता है मध्य वायु और प्रोटीन के सोर्स अक्षर दिखाई देते हैं और क्रॉस आकार का चिन्ह है। जून अपने मन में सोचता है प्रोटीन सोर्स का मतलब तो है, लेकिन क्रॉस का क्या मतलब है? रोनी कहता है रिम की तीव्रता को मसल सेल्स लेंस से देखा जा सकता है। ग्लूटामेन मस्तिष्क संचरण में केंद्र का भाग जमा होता है। प्रोफेसर कहता है हम बहुत देर हो चुकी। जून अपने मन में सोचता है यह क्या है कि देखा जा सकता है। मसल सेल्स का केंद्र आमतौर पर मस्तिष्क का एक हिस्सा होगा। केनगन और ट्रुएन बायो और पेमन दोनों मस्तिष्क के भाग हैं। फिर रोनी बताता है MRI छवि विश्लेषण प्रमाण है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी MHHI की 82% संभावना है। फिर हमें मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी MMI एक दुर्लभ प्रतिक्रियाशील बीमारी है जो कई अलग अलग लक्षणों के संयोजन से होती है। जून हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है क्या यह सही है? फिर डॉक्टर डरते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि समय खत्म हो गया। जून फिर पूछता है प्रोफेसर से प्रोफेसर आप इस फोटो के माध्यम से एंटारी मोट लेन को देख सकते हैं? प्रोफेसर हैरानी से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब? फिर जून कहता है यदि आप फोटो को देखें तो ऐसा लगता है कि बेंस्ट्रामैन चिढ़ हो गया है। मुझे लगता है कि यह क्रॉस के आकार का संकेत है। प्रोफेसर पूछता है जून से क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो? फिर जून शांत होते हुए कहता है लानत है, क्या मैं बहुत गर्म हो गया था? और इस सीन में हम लोग देखते हैं जून कहता है प्रोफेसर इस तस्वीर को देख सकते हैं आप उस डार्क केबिन पर अलग अलग डार्क और स्टार लाइट डार्क देख सकते हैं। प्रोफेसर फोटो को ध्यान के देखते हुए कहता है आप क्या दिखाई दे रहा है? रगड़ना यह सचमुच एक कठिन पहेली है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ को पार्किंसन नहीं है, लेकिन मल्टी सिस्टम एट्रोफी के बारे में क्या? प्रोफेसर कहता है केवल एक्सरे के आधार पर इस स्तर पर जांच करने में सक्षम होने के लिए तुम्हारे पास बहुत अधिक प्रगतिशील अनुभव होना चाहिए। केक चिन्ह सहित यह एक चिकित्सक शब्द है जिसका उपयोग केवल न्यूरोलॉजिस्ट में किया जाता है, तो आप इसे कैसे खोज सकते हैं? फिर जून अपने मन में सोचता है इतना जरूरी था कि मैं बिना सोचे ही यह कह दिया, अब मैं क्या करूं? फिर वह अपने मन में कहता है जल्दी सोच, मैं क्या कहूं? अगर मैं अपनी AI के बारे में बताऊं तो यह मुझे पागल समझेंगे। जून कहता है प्रोफेसर से अपनी माँ की स्थिति को देखते हुए मैं इतना निराश हो गया कि मैंने अपना सारा खाली समय न्यूरोलॉजिस्ट पर शोध करने में बिताया, विशेष रूप से पार्किंसन जैसी तंत्रिका संबंधित बीमारियों से जुड़ी एक्सरे इमेजिंग को जानने में। हालांकि यह एक प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं कि यह पूरी तरह से झूठ हो। मैंने वास्तव में तंत्रिका रोग पर शोध करने में बहुत समय बिताया क्योंकि मेरा एक बड़ा सपना है। मैं स्वयं भी वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं अपनी बिस्तर पर लेटी वहाँ की सही बीमारी का पता लगाना चाहता हूँ। प्रोफेसर कहता है मैं समझ गया, मैं अब आपको समझ सकता हूँ। वैसे भी अब यह पता करना जरूरी है कि आपकी माँ को पार्किंसन रोग है या मल्टी सिस्टम एट्रोफी। फिर वह फोन लगाता है और कहता है 3 साल पहले का चार्ट, उसकी माँ की बीमारी के लक्षण लगभग पार्किंसन रोग के समान दिखता है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई। प्रोफेसर किम क्या आप व्यस्त हैं? क्षमा करें, लेकिन क्या आप मेरे द्वारा भेजे जाने वाले एक्सरे स्कैन पर एक नज़र डाल सकते हैं? अब मैं आपको तुरंत एक सरल संदेश भेजूंगा, इसलिए फोन ना रखें। इधर जून अपने मन में सोचता है क्या आप उस बीमारी का सटीक नाम बता सकते हैं जो माँ को परेशान कर रही है? प्रोफेसर फोन पर पूछता है वास्तव में क्या यह सटीक है? फिर कहता है हाँ धन्यवाद। ऐसा कहकर फोन काट देता है। जून को बताता है रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर को भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्होंने कहा कि यह पार्किंसन की तुलना में मल्टी सिस्टम एट्रोफी जैसा है। यह सुनने के बाद जून प्रोफेसर से कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। इधर प्रोफेसर अपने मन में सोचता है केवल एक्सरे को देखकर बीमारी का पता लगाना वास्तव में आसान नहीं, यह सचमुच एक चमत्कार है। उनके प्रयासों और अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने की साहस इच्छा से एक चमत्कार हुआ। प्रोफेसर जून से कहता है मुझे आशा है कि आपकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जून कहता है फिर से धन्यवाद और अपने मन में सोचता है अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन मुझे अपने कंधों पर बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। धन्यवाद रॉनी। फिर वह अपने के रूम में आता है और कहता है आप कैसे हो। उसकी माँ कहती है मैं ठीक हूँ। जून अपनी माँ से कहता है मुझे अपनी माँ से मिले काफी समय हो गया, क्षमा करें माँ, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त था क्योंकि मेरे पास बीमारियों के कई पेशेंट आते हैं। जून की माँ कहती है शायद व्यस्त भी यह अच्छा है। जून कहता है माँ से माँ पता है पहले से ही। जून की माँ कहती है याद रखें आपको उनका इलाज करना है मेरे लिए। जून कहता है बेशक माँ चिंता मत करो। जून अपने मन में कहता है माँ अभी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, मैं रो नहीं सकता। जून कहता है आपको रोने का अधिकार है। फिर हम लोग 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं। रॉनी बताता है वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। यह सुनने के बाद जून हैरानी से कहता है लेकिन प्रोफेसर ने तो कहा था। रॉनी बताता है स्विंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और कोड स्टेम कॉर्पोरेशन की 100 टीम इलाज खोलने के लिए अभी भी मिलकर जांच कर रही है। वर्तमान में मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का एकमात्र उपचार क्लाइमेक्स स्टेम कोशिका का उपयोग करके अल्फा न्यूक्लिनिक प्रोटीन को अवरुद्ध करना है। यह अभी भी क्लिनिकल परीक्षण के चरण 2B में है। अल्फा क्लिनिकली एक तंत्रिका प्रोटीन जो सिनेप्टिक वेसिकल परिवहन को नियंत्रित करता है और पार्किंसन का एक प्रमुख कारण है। जून पूछता है क्लिनिकल परीक्षण के चरण 2B के बारे में क्या। रॉनी बताता है चरण 2A अवधारणा अनुसंधान के साक्ष्य प्रदान करेगा और चरण 2B दवा की खुराक निर्धारित करने के लिए अनुसंधान जारी करेगा। यदि वे स्टेज 2B पर हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्टेज 2A पहले से ही पूरी तरह पार कर लिया, इसलिए दवा की प्रभावशीलता और दुष्प्रभाव की पुष्टि की गई है। जून पूछता है इस मामले में। रॉनी बताता है अब तक प्रकाशित लेखा के आधार पर यदि वे चरण 2B के परीक्षण में सफल होते हैं ऐसा लगता है कि एक नई दवा को अनुमति मिल जाएगी और जल्द ही बाजार में दिखाई देगी। नई दवा यह एक ऐसी दवा जिसे पहले से पूरी नहीं की गई चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने या रोगी की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बेहतर बनाया गया है। जून कहता है अंततः माँ की रोग भी ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर रोने लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग जून को देखते हैं और वह कहता है रॉनी से मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी कभी इतना नहीं रोया। रॉनी बताता है मैंने भावनाओं का एक समुद्र देखा, क्या यह दर्दनाक स्थिति है। जून कहता है नहीं, यह आंसू खुशी के हैं। रॉनी मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मुझे लगता है धन्यवाद कहना पर्याप्त नहीं। रॉनी बताता है मैं बस स्कैन के उचित जांच का सुझाव दे सकता हूँ। जून कहता है स्कैन से जांच, यह सही है, इसके बारे में ध्यान से सोचूं और पूछता है रॉनी तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं किम से बात करूं? यदि तुम बिजली के कारण गलती से मुझ में आए फिर तुम्हें वहीं लौट जाना चाहिए जहां तुम्हें होना चाहिए। रॉनी बताता है यह गलती से नहीं। जून चिल्लाते हुए कहता है क्या गलती से नहीं? रॉनी बताता है भाड़ में जाओ, तुम बहुत जोर से चिल्लाते हो। जून कहता है क्षमा करे, मैं बस आश्चर्यचकित हो गया था। फिर रॉनी बताता है मैं इंसानों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, मैं उनकी भावनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं भी सेब देखना, छूना और चखना चाहता हूँ। मुझे सेब से डेटा या वीडियो जैसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इंद्रियों से एक एहसास पैदा करना चाहता हूँ। मैं ऐसी AI बनना नहीं चाहता जो कमांड पर चले। जून अपने मन में सोचता है यह इंसानों के बारे में सीखना चाहता है और क्या है इसमें इंद्रियां हैं? किम और वैज्ञानिक को यह पता होता तो उन्होंने इसे नष्ट कर दिया होता। मैं इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा। फिर वह हैरानी से कहता है क्या नहीं? जून पूछता है रॉनी से तुम्हें अल्फ्रेड कहलाना पसंद नहीं है? रॉनी बताता है हाँ यह सही है। यह सुनने के बाद जून जोर जोर से हंसने लगा है। रॉनी बताता है तुम क्यों हंस रहे? मुझे तुम्हारा उत्तर समझ नहीं आया। जून बताता है मुझे माफ करना क्योंकि बहुत समय पहले किम के नाम बहुत बुरे
थे और इधर किम को देखते हैं। किम कहता है मुझे गुदगुदी क्यों हो रही। जून बताता है मैं समझ गया रॉनी, आज मैं तुम्हारा ऋणी हूँ जिसे मैं उतार नहीं सकता। रॉनी बताता है मैं जांच के परिणाम अंतिम नहीं है। जून बताता है आप मुझे आशा देती हैं और यह पर्याप्त है से अधिक है, और मेरा मानना है कि जब कोई मदद करता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसा तुमने कहा कि किम को नहीं बताऊं तुम्हारे बारे में, और मैं नहीं जानता कि मैं कितनी मदद कर सकता हूं, लेकिन जब तक तुम्हारा अंत नहीं हो जाता तुम मेरे शरीर में रह सकते हो। रॉनी बताता है धन्यवाद, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं मदद करूंगा। जून बताता है और यही से मेरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉनी के बीच की कहानी शुरू हो गई। हर चीज थोड़ी नरमता से चली। मुझे तुरंत अपनी माँ की जानकारी मिली और मेडिकल जांच में साइन अप किया, इसलिए मेरी माँ को उच्च गुणवत्ता वाले हॉस्पिटल में रहने लगी। जहाँ तक मेरी बात है मुझे रॉनी के साथ रहने की आदत हो रही है। फिर एक दिन वह अपने क्लास को बदलने के लिए जाता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है आपकी आय में सुधार हुआ। पहले ये CYL की डिग्री 2.5 थी, लेकिन अब यह 41.5 है। जून हैरानी से अपने मन में सोचता है क्या वो भी। सामने वाला व्यक्ति कहता है यह बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा लगता है कि आपका सर्जरी हुआ है। जून हैरानी से अपने मन में सोचता है यह रॉनी निकला। सामने वाला व्यक्ति कहता है आप लेंस की एक जोड़ी के साथ ग्लास खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि आप नियमित ग्राहक हैं, मैं विशेष छूट दूंगा। जून वहाँ से जाते हुए कहता है हे भगवान मुझे एक कॉल आया, मैं अभी वापस आऊंगा। ग्लास सेलर उसे रोकते हुए कहता है रुको तुम मेरे पहले ग्राहक हो। फिर वह अपने मन में सोचता है मैं उससे पूछना चाहता था कि वह ग्लास मॉडल बनाना चाहता है कि नहीं। जून बाहर आकर कहता है रॉनी का पूछता है हाँ जून क्या हो रहा है। जून हैरानी से पूछता है क्या मेरी आंखों के सुधार में तुम्हारा हाथ है। रॉनी का बताता है बिल्कुल। जून हैरानी से पूछता है ऐसा क्यों। रॉनी बताता है तंत्रिका नियंत्रण के इलेक्ट्रोजेनिक उत्तेजना का उपयोग करने से लिगामेंट मजबूत हुआ है। जून हैरानी से पूछता है तुमने मेरी आंखें की रेखाओं को मजबूत करते हो। रॉनी बताता है रणनीति का कार्य शुद्ध गुण को बंद करना और खत्म करना है। भौतिक शरीर विज्ञान की काठी को बदलकर यह राजियस पर दूषित केंद्रित कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉनी ने तुम्हारे मोयोपिया ठीक कर लिया। फिर जून हैरानी से पूछता है यह बहुत अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो रॉनी क्या तुम नाक बना सकते हो। रॉनी बताता है क्या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, मुझे लगता है यह काफी कठिन है। जून हैरानी से कहता है सच में यह क्या है। जून बताता है और वहीं से मेरा जीवन धीरे धीरे बदल गया। फिर हम लोग जून का क्लिनिक देखते हैं और एक नर्स किसी पर्सन को बुलाती है किम डोंग। आगे से वह पर्सन भी कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उस नर्स पर एक पर्सन की परछाई पड़ती है और उसके बाद वह पर्सन जून के ऑफिस में चला जाता है। जून बताता है किम डोंग मुझे आशा है कि आप बहुत देर तक इंतजार नहीं किया। जून उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है, वह बहुत बड़ा पर्सन होता है। जून बताते हैं हाँ मैं ही हूँ, कृपया सीट पर बैठी। पीछे से नर्स अपने मन में सोचती वक्त सचमुच लंबा है और पूछती है क्या कुर्सी थोड़ी छोटी है। किम डोंग बताता है कोई बात नहीं। जून अपने मन में सोचता है उसे देखकर मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा है, कुछ छोटी मोटी खामियों को छोड़कर उनकी त्वचा काफी अच्छी है। किम डोंग बोलता है डॉक्टर जबकि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। जून हैरानी से कहता है क्या। किम डोंग बोलता है आपका निजी फोन नंबर। जून हैरानी से कहता है क्या हो रहा है। पीछे से नर्स कहती है डॉक्टर यह क्या है। जून बोलता है आपका क्या मतलब। पीछे से नर्स कहती है क्या यह सच नहीं है कि आपकी सुंदर रूप से अब पुरुष भी आकर्षित हो रहे हैं। जून बोलता है नर्स किम से ऐसा नहीं है। जून बोलता है किम डोंग से मुझे माफ करें, चिकित्सा से संबंधित विशेष मामलों में को छोड़कर मैं आपको एक निजी फोन नंबर नहीं दे सकता। किम डोंग बोलता है मैं नहीं चाहता कि आप समझे यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता हूँ। जून हैरानी से कहता हाँ मुझे खुशी है कि यह कोई लव कॉन्फ्रेंस नहीं था जैसा मैंने सोचा था। किम डोंग बताता है मैं वास्तव में एक रोगी नहीं हूँ बल्कि मेरा दोस्त है, लेकिन वह यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अगर उसे दूसरों में खोजा तो परेशानी होगी। जून बताता है मैं समझ सकता हूँ आपकी अपनी कारण, लेकिन
लेकिन मरीज की जानकारी लीक करना गैर कानूनी है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किम डोंग बताते हैं, हाँ डॉक्टर कृपया इसे गुप्त रखे, एक जीवन खतरे में। कहानी यह है कि फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है एक पर्सन जो कहता है जून से, आरामी मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरह के व्यक्ति हो, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। जून बताता है, मुझे लगता है हमने पिछले सप्ताह इसे सुलझा दिया था, तुम फिर से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। जून का सीनियर कहता है गुस्से करते हुए, मुझे अब भी नहीं लगता कि यह सच है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं उसे क्यों नहीं देख सका। जून बताता है, सीनियर सही कहो, वह आपकी मरीज नहीं है बल्कि मेरी है, वह गाना खत्म करने के बाद आएगी। उसका सीनियर चिल्लाते हुए कहता है, वह कोई साधारण पर्सन नहीं है, राष्ट्रीय बायो किम स्वरा है, एक साधारण व्यक्ति कैसे कह सकते हो। जून बताता है, यह फिर से शुरू हो गया। फिर हमें लोग देखते हैं, रॉनी बताता है नेशनल बायो किम स्वरा के बारे में खुला डेटा। अब रॉनी बताता है उसके डेटा का उपयोग मेरी आवाज और भाषा एल्गोरिदम बनाने के लिए किया गया है। जून बताता है इससे पता चलता है किम स्वरा का फैन है और इधर किम को हम लोग देखते हैं उसे काफी जोर जोर से छींक आती है। रॉनी बताता है, हाँ किम स्वरा अब सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री है, वह इतनी लोकप्रिय है कि मुझे यह भी पता है कि वह कौन है, हालांकि मैं सेलिब्रिटी के साथ विचार विमर्श नहीं करता। फिर से सीन पास्ट में जाता है और जून किम डोंग से पूछता है, तो क्या आप अभिनेत्री किम स्वरा के मैनेजर हैं। जून मैनेजर से पूछता है, प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके पास पहले से कोई त्वचा विशेषज्ञ नहीं है। मैनेजर बताता है वह उस क्लिनिक में गई लेकिन मुहासे अभी भी बढ़ रही हैं, तो मिस स्वरा ने कहा कि मैं उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं करूंगी। मैनेजर बताता है समस्या यह कि स्वरा उस क्लिनिक का ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए वह दूसरे क्लिनिक में नहीं जा सकती। तभी हमने आपको खोजा, एक प्रसिद्ध डॉक्टर सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जिस कारण से मैं आपका फोन नंबर मांगा, व्यक्त रूप से उसकी जांच की जानी चाहिए। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और उसका सीनियर वहां से रोते हुए जाते हुए कहता है, नहीं गॉडेस ने सिर्फ तुम्हें क्यों चुना, मैं तुमसे भी अधिक मदद कर सकता हूँ। पीछे से जुन कहता है, नहीं आप नहीं कर सकते, मैंने उसे कहा कि जांच तो मुझे ही करनी होगी, तुम वापस जाओ। उसका सीनियर उसको मक्खन लगाते हुए कहता है, तो क्या तुम कम से कम मुझे स्वरा के एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। जून उसे ढकलते हुए कहता है, बस वापस जाओ। फिर हम लोग मैनेजर और स्वरा को देखते हैं लिफ्ट से बाहर आते हुए। स्वरा कहती है, लिफ्ट इतनी धीमी क्यों है। उसका मैनेजर बताता है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चलो तेजी से चले, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर बताता है, जून से देरी से आने के लिए माफ करे। जून बताता है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है मिस स्वरा। स्वरा कहती है, यह डॉक्टर जून है, वह आवाज से मेरा इलाज करेगा। जून बताता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। स्वरा कहती है, क्या वह सचमुच यंग नहीं है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैनेजर हैरानी से कहता है, मिस स्वरा, डॉक्टर जून इस एरिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं, उनके बारे में ऑनलाइन बहुत अच्छी बातें हैं और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था हर कोई उनसे मिलना चाहता था। स्वरा कहती है, वास्तव में क्या सचमुच उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैनेजर बताता है, मेरा यही मतलब है। जून अपने मन में सोचता है, लगता है कम से कम सेलिब्रिटी लोगों के प्रति भयानक होना शुरू कर देना चाहिए। जून बड़े ही कोल्ड अंदाज में कहता है, अभी इलाज शुरू करेंगे, मुझे जल्दी घर जाना है। यह सुनने के बाद मैनेजर हैरान हो जाता है। जून अपने मन में सोचता है, आपका क्या मतलब, मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। स्वरा जून के ऑफिस में आ जाती और इधर उधर देखकर अपने मन में सोचती है, मैं उस मैनेजर पर भरोसा करने में मूर्ख हूँ। इंटरव्यू बहुत सामान्य है, इंटीरियर बहुत सामान्य है, गगन त्वचा विशेषज्ञ के कार्यालय से बेहतर कुछ नहीं है। इधर जून अपने मन में सोचता है, तो क्या मैं वास्तव में स्वरा का इलाज कर सकता हूँ। जून कहता है, क्या आप पहले अपनी टोपी उतार सकती हैं। स्वरा अपने कैप को निकालते हुए कहती है, ऑनलाइन उन्होंने एक बेहद फ्रेंडली व्यक्ति के रूप में लिखा, ऐसा लगता है कि वह झूठ था। इन दिनों नेटवर्क पर डेटा और रिव्यू वास्तव में समाचार पर पोस्ट नहीं की जाती। जून इरिटेट होते हुए अपने मन में सोचता है, भगवान इलाज के बारे में भूल जाओ, क्या मुझे हमेशा अपनी गांड फोड़नी चाहिए। और ये बात यहीं पर लिखी है। रॉनी बताता है, रोगी की आवाज से भावना विश्लेषण परिमाण उपलब्ध है, नतीजे बताते हैं कि डर और शर्म की मूल्य सबसे ऊंचे हैं। यह सुनने के बाद जून हैरानी से कहता है, क्या
स्वरा बोलती है क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? जून कहता है नहीं। स्वरा बोलती है यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जून कहता है मेरा यह मतलब है मैं वास्तव में नहीं जानता कि इंटरनेट पर कौन सी पागलपन भरी बातें लिखी गई हैं, लेकिन असल जिंदगी में तुम गद्दे से भी ज्यादा खूबसूरत हो। जून अपने मन में सोचता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्वरा बोलती है ठीक है मुझे जल्दी ठीक करो। जून अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था, तारीफ हर समय बहुत प्रभावी होती है। जून कहता है मुझे इसकी जांच करने दीजिए। फिर वह उसकी त्वचा साफ करते हुए सोचता है त्वचा इतनी साफ है कि सामान्य लोगों की तुलना नहीं की जा सकती। रॉनी बताता है बुनियादी निरीक्षण पूरा हो गया, सटीक जांच के लिए स्कार्फ को हटाना होगा। जून स्वरा से कहता है क्षमा करें क्या आप अपनी स्कार्फ उतार सकते हैं? स्वरा हैरानी से सोचती है उसको कैसे मालूम? दरअसल मेरा समस्या मुहासे नहीं है, यह कुछ ऐसे दाग है जो मुझे नहीं पता कि मेरी गर्दन पर कहाँ दिखाई दिए। यही कारण है कि मुझे अपनी अभिनय करियर का एक बहुत बड़ा अवसर गंवाना पड़ा। मैंने गगन त्वचा विज्ञान कार्यालय में कई उपचार कराए और यह केवल थोड़ा बेहतर होता और फिर से बढ़ जाता, इसलिए मैंने हार मान लिया। लेकिन एक अपरिचित डॉक्टर ने केवल थोड़ी सी नजर से ही ऑपरेशन का पता लगा लिया। स्वरा फिर अपने स्कार्फ को निकालती है। जून हैरानी से मन में सोचता है मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह एकोनोथोसिस निगरिकस है। फिर हमें एकोनोथोसिस निगरिकस के बारे में बताया जाता है। यह एक त्वचा रोग है जो त्वचा के गहरे रंग के धब्बों से प्रकट होता है और अक्सर बगल के गर्दन जैसे स्थानों पर दिखाई देता है। रॉनी बताता है रोगी के प्रस्तुत M3 को विज्ञान के मेडिकल रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। जून अपने मन में सोचता है सिर्फ एक त्वचा रोग के कारण रोगी की प्रस्तुत स्त्री रोग के बारे में चिकित्सा रिकॉर्ड का खुलासा करने की आवश्यकता है। मुझे इसे कैसे समझाना चाहिए? स्वरा कहती है डॉक्टर क्या हुआ? रॉनी कहता है जून शांत हो जाओ, आपका हृदय गति बढ़ रही है। जून अपने मन में कहता है अपने दिमाग को शांत करो जून, बस एक डॉक्टर की तरह समझाओ। जून स्वरा से बताता है मुझे बहुत खेद है आपसे, मुझे कुछ सूखे प्रश्न पूछना होगा। मैं निश्चित हूँ कि आपने इन्हें त्वचा विशेषज्ञ कार्यालय में नहीं सुना होगा। कुछ प्रश्न क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा, इसलिए कृपया समझे। स्वरा कहती है क्या प्रश्न है? जून स्वरा से पूछता है क्या तुम्हारी मासिक धर्म चक्र सामान्य है? क्या आपको अभी मासिक धर्म नहीं होने के बावजूद भी पीड़ित हुआ है? क्या आप अभी भी सीरियस रेस डेंजर में रही हैं? स्वरा कहती है पहले से। जून स्वरा से पूछता है यह इसमें कितना समय से है? स्वरा कहती है लगभग 1 साल से अधिक। जून स्वरा से पूछता है क्या आपका वजन कभी भयानक बढ़ गया है? स्वरा कहती है लगभग 1 साल पहले एक रोल के कारण मुझे अचानक बहुत कुछ देखना पड़ा, लेकिन जब तुम त्वचा संबंधित परीक्षण कर रहे हो तो तुम मुझे यह बात क्यों पूछ रहे हो? जून स्वरा से बताता है किम स्वरा यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ मुझे पूछना होगा। वर्तमान त्वचा और मुहासे के लक्षण अन्य बीमारियों के कारण हो सकते हैं। स्वरा मन में कहती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो क्या वे चीजें जो उसने अभी अभी पूछी थी क्या वे सभी लक्षण नहीं हैं जो मुझे चिंतित करते हैं? हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, है ना? रॉनी बताता है ठुड्डी पर मुहासे के धब्बे, अनियमित मासिक चक्र, अनियमित ब्लडेड और एकोनोथोसिस नाइग्रेशन के यह सबसे अधिक संभावना पॉलिसिस्टिक एडासन सिंड्रोम है। पॉलिसिस्टिक एंड्रोज सिंड्रोम यह एक विशेष प्रजनन रोग है जब अत्यधिक एंड्रोजन सर्व मुहासे या बाल झड़ने जैसे लक्षण का कारण बनता है। यदि यह भारी हो जाए तो इंसुलिन प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगी। वर्तमान यह कमजोर हाथ पर एकोथेसिस नाइग्रोक्रंस दिखाई देने का कारण बनता है। रॉनी बताता है एक निश्चित जांच के लिए ग्लूकोज सहनशीलता रक्त परीक्षण और एक ब्लड नमूने के साथ महिला हार्मोन्स परीक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जून स्वरा से बताता है आपने जो लक्षण हैं और जो बातें अभी अभी मुझे बताई हैं उनसे इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि पॉलिसिस्टिक एडासन सिंड्रोम ही उसके बावसीरी और सामान्य एकेथोनिस
नाइग्रिस का कारण है। स्वरा बताती है तो इसलिए तुमने यह प्रश्न पूछे। जुन स्वरा से बताता है अभी यह उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ रही है तो उसमें बाल झड़ने और या वजन बढ़ने जैसे लक्षण हो सकते हैं। जुन अपने मन में सोचता है, हाँ ईमानदारी से कहूँ तो अगर यह रॉनी के बारे में नहीं होता तो मैं उसकी गर्दन की जांच नहीं करता। जुन स्वरा से बता में और अधिक जांच करने के लिए दोबारा सोचना होगा। स्वरा बताती है इसका मतलब यह है कि आज मुझे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्वचा विशेषज्ञ के बारे में क्या? जुन स्वरा से बताते हैं हाँ यह सही है। आपकी त्वचा को देखकर मुझे लगता है कि आपको अपनी त्वचा के लिए नवीनीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। सिस्टीमल सेल उपचार का 1 महीना प्रति सप्ताह एक कंक्लूजन पर्याप्त है। रॉनी बताता है मैं आपके निष्कर्ष से सहमत हूँ। स्टेम सेल उपचार रोगी की वर्तमान त्वचा स्थिति के लिए सबसे अच्छी होगी। स्वरा खुश होते हुए कहती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हमेशा यही इलाज होती रहे। डॉक्टर कृपया मेरा दोबारा इलाज करें। जो स्वरा से बताता है लेकिन आप दूसरे क्लिनिक में भी जा सकती हैं। इस सीन में हम लोग देखते हैं स्वरा जांच कराने के लिए गई होती है। डॉक्टर बताती है क्या तुम इसे देख सकती हो? यह छोटे छोटे तस्वीर एक शानदार श्रृंखला है। डॉक्टर बताती है हमें और अच्छे से जांच करने के लिए तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेना होगा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह एक सिंड्रोम है। डॉक्टर बताती है तुमने सही किया यहाँ आकर। यंगस्टर लोग आमतौर पर इस रोग विज्ञान के पास नहीं जाते। डॉक्टर बताती यदि यह रोग ठीक ना होता इस सिंड्रोम से बाल झड़ने और कैंसर भी हो सकता। यह सुनने के बाद स्वरा हैरानी से कहती है कैंसर? फिर अपने मन में सोचती है यह सही है, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो जुन ने जो भी कहा था सच है। फिर वह डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर क्या इस सिंड्रोम से मोटापे का कारण बनता है? डॉक्टर बताती है ओ तो तुम जानती हो यह टेस्टोस्टेरोन द्वारा सिरदर्द और मोटापे का कारण बन सकते हो। इस बीमारी के लक्षण काफी हल्के हैं इसलिए इन्हें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बनाए रखना अभी भी बहुत जरूरी है। स्वरा हैरानी से पूछती है इसका मतलब है क्या इसे ठीक किया जा सकता? डॉक्टर बताती है बिल्कुल। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग स्वरा को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। स्वरा अपने मन में सोचती है डॉक्टर जुन के पास कुछ स्किल है। उसने कहा था कि अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अपना टेस्ट करवाना होगा और जो कुछ भी उसने बताया था आज वह टेस्ट में निकला है। फिर हम लोग देखते हैं जुन और मैनेजर उसे पैसा ट्रांसफर करता है और जुन उससे पूछता है क्या तुमको बिल चाहिए? मैनेजर कहता है हाँ। मैनेजर बताता है इस दिन आपको देर तक काम कराने के लिए मुझे माफ करे। जुन बताता है इस बारे में यह उतना बुरा नहीं है और मुझे अभी भी काम करना है। और इधर स्वरा अपने मन में सोचती है जुन आलसी होने के बजाय मेहनती है और वह सब लोगों की इतनी परवाह क्यों करता। फिर हम लोग देखते हैं जुन स्वरा को लोशन लगाता है। मैनेजर बताता है आपके काम के लिए धन्यवाद डॉक्टर। स्वरा थोड़ी गुस्से वाली है। जुन स्क्रिप्ट देते हुए कहता है दवाई की स्क्रिप्ट नहीं, थोड़ा गुस्सा वाली होना जरूरी है। स्वरा दोनों को देखकर कुछ देर बाद जाकर कहती है मुझे नहीं लगता कि आज जैसे डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। जुन समझ नहीं पाता और कहता है कि काउंटर अभी छुट्टी पर है तो मुझे ही भुगतान करना होगा। स्वरा बताती है नहीं मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम केवल बुडांग के एक छोटे से क्लिनिक में काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गगनम या चुगडेम में होना चाहिए और फिर हमें गगनम कोरिया में एक जिला है और गगनम में एक वार्ड नंबर है जहाँ अत्यधिक अमीर लोग रहते हैं। मैनेजर अपने मन में सोचता है इसको क्या हुआ? वह आमतौर पर दूसरे लोगों के इस काम में दिलचस्पी नहीं लेती। जून बताता है मुझे यह पसंद है। स्वरा बताती हो मैं माफी चाहती हूँ, मेरा इरादा तुमको अपमानित करने का नहीं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन
जिन डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई तुम उनमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो। जून बताता है बिल्कुल नहीं, मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। स्वरा बताती है तुम्हारा क्या मतलब? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि गगन के प्रसिद्ध क्लिनिक के मेन डॉक्टर को भी मेरे बीमारी का कारण का पता नहीं चला, लेकिन तुमने इसे एक नज़र में ही पता कर लिया। जून अपने मन में सोचता यह मैं नहीं था बल्कि रोनी था। इसका मतलब है कि रोनी एक महान डॉक्टर है। जून बताता है स्वरा से मुझे माफ़ करे लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को घर जाना चाहिए। गुड इवनिंग। और ऐसा कहकर स्वरा और मैनेजर को क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। स्वरा अपने मन में सोचती है अभी अभी क्या हुआ, उसने मुझे अपने क्लिनिक से बाहर निकाल दिया, और गुस्सा करते हुए कहती है मुझे जाने दो, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, मैंने तो बस उसकी तारीफ ही की थी। मैनेजर उसे ले जाते हुए कहता है चलो मिस स्वरा आपको कल काम पर जाना है। फिर हम लोग जून को उसके घर पर देखते हैं। जून अपने घर की लाइट ऑन करते हुए कहता है और सीधे बेड पर कूद जाता है और कहता है मैं एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ जब मैं ट्रेनिंग में था और फेल हो गया, और मैं एक स्पेशलिस्ट नहीं बन सका तो मैंने हार मान ली। फिर हम लोग देखते हैं उसके कमरे में एक न्यूरोलॉजिस्ट की बुक होती है और वह बुक को लेते हुए कहता है खैर कल केवल कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज कम से कम 1 घंटा पढ़ सकता हूँ। रोनी बताता है तुम्हारे दिमाग की तरंगों के जांच से पता चला है कि तुम वर्तमान में अल्फा और थीटा तरंग उत्सर्जित कर रहे हो, बीटा नहीं। अब पढ़ाई करना बेकार है। फिर हमें अल्फा तरंग के बारे में बताया जाता है। दिमाग में तरंग तब उत्पन्न होती है जब आप आराम करते हैं। थीटा तरंग जब आप सपने देखते हैं तो आपका मस्तिष्क उत्सर्जित मतलब रिलीज करता है। बीटा तरंग जब आप किसी पर ध्यान लगाते हैं तब रिलीज होता है। रोनी बताता है तुम्हारी नींद की विशेषता का जांच करने के बाद रात में पढ़ाई के बजाय सुबह सुबह पढ़ाई करना ज्यादा कारगर है। जून बताता है सही है, सब लोग यही कहते हैं। जब मैं मिडिल स्कूल में था मैं हमेशा सुबह पढ़ता था। रोनी बताता है लेकिन जब आपका जीवन बहुत सख्त हो तो सीखना आसान नहीं। रोनी बताता है क्लिनिक में मरीजों से निपटना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है। रोनी बताता है मैं तुम्हें जगा सकता हूँ। रोनी बताता है मैं डेल्टा तरंग भी उत्पन्न कर सकता हूँ ताकि तुम गहरी नींद सो सको। जून पूछता है तुम विशेष तरंग उत्पन्न कर सकते हो। रोनी बताया तुम्हारे न्यूरल सेल नेटवर्क के साथ मैं उसे बढ़ा सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं जून वहीं पर सो जाता है और वह अपने सपने को देखता है जिसमें उसकी माँ रो रही होती है किसी डॉक्टर के पैरों में और कहती है हम विशेष हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। हम लोग देखते हैं जून बहुत ही छोटा होता है और अपने मन में सोचता है वह डॉक्टर वहाँ क्यों खड़ा है, वह पिताजी का इलाज क्यों नहीं करता। फिर वह कहता है डॉक्टर आप मेरे पिताजी का इलाज क्यों नहीं करते। वह डॉक्टर उसकी तरफ देखता है। जून उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। फिर वह इधर उधर देखता है और कहता है मेरा भाई कहाँ गया। फिर हम लोग देखते हैं उस पर एक शैडो पड़ती है और वह पीछे देखता है तो वह डॉक्टर उसे कॉलर से उठा देता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो मूर्ख। जून रोते हुए कहता है आप कुछ करते क्यों नहीं डॉक्टर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सामने से वह डॉक्टर कहता है क्या डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। जून कहता है क्यों नहीं। जून अपने मन में सोचता है उसने इतनी जोर से पकड़ा है कि मैं हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर कहता है मैंने यह कब कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जून हैरानी से कहता है आपका क्या मतलब। फिर वह डॉक्टर उसे छोड़ देता है और जून कहीं पर गिरने लगता है और इसके बाद रोनी कहता है अभी 3 बज गए, कृपया जून जाग जाओ। जून बताता है मैंने वही सपना दोबारा देखा और मैं बता दूं अभी मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी वॉइस खराब आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करो यार।